तो देख सकते हो यार भैया, हम आपके लिए लेके आ चुके हैं क्लास 12 हिंदी का एकदम वायरल हो रहा पेपर। ठीक है, देख सकते हो हिंदी का पेपर आप लोग खुद देख लो। और इसके जो प्रश्न है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। अगर आपको इस बार क्लास 12 का पेपर देना हिंदी का, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूरे पेपर का सॉल्यूशन बताएंगे, कैसा पेपर आया है और कैसे आपको इसको तैयार करना है, जिससे आप भी हिंदी के पेपर में 100 पे 100 नंबर पूरे लेके आओ। ठीक है, पूरा पेपर देख सकते हो यार, आपका पूरा एकदम वायरल पेपर। अगर आप इसको तैयार कर लेते हो तो बहुत ही मस्त नंबर आप लेके आओगे हिंदी पे, बात मानो। ठीक है, तो चलो देखते हैं, आपको ले चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं इस पेपर को। ठीक है, तो देख सकते हो यार, एकदम सिंपल सा पूरा वायरल पेपर है आपका, जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, सामान्य हिंदी का पेपर है, कोड भी देख सकते हो 302 DM। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट का टाइम होता है, पूर्णांक 100 नंबर का होता है ये। ठीक है, इतना तो सबको ही पता होता है कि 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है और पूर्णांक आपका 100 नंबर का, ये सबको पता है। ठीक है, तो आप देखते हैं इस पेपर को, एक एक प्रश्न को हल करते हैं और मस्त तरीके से आपको बताते हैं कि आपको इस पेपर को तैयार करके कैसे आप 100 पे 100 नंबर ला सकते हो। और यहाँ पे प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो अगर बात करें हम लोग, तो ये पेपर एकदम वायरल पेपर है, जो कि इस बार अगर आप लोग तैयार कर लेते हो ना, तो आप आसानी से हिंदी में 100 में 100 नंबर लेके आओगे। ठीक है, क्योंकि यार आप लोग पेपर देने तो चले जाते हो, लेकिन आपको पेपर का पैटर्न नहीं पता होता, कैसा पेपर आएगा, कैसे प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो पहले से सब कुछ देख के जाओ, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो और आप अच्छे नंबर लेके आओ पूरा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, आपका हिंदी का पेपर देखते हैं। खंड नंबर का पूरा पेपर हल कराएंगे, ये आप लोग जान लो। और एक एक क्वेश्चन जो तैयार कर लेगा वो मस्त नंबर लेके आएगा पेपर में। तो पहले का नंबर क्वेश्चन देख सकते हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास निम्न में से किसको माना है? पहला, परीक्षा गुरु भाग्यवती को, चंद्रकांता संतति को, अनामदास का पोथा को। तो जो परीक्षा गुरु है ना, परीक्षा गुरु को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है। ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर साल आता है ये। ठीक है, अगला है नाटक नहीं है, इसमें से कौन सा नाटक नहीं है? पहला ऑप्शन राजमुकुट, गरुड़ ध्वज, अपना अपना भाग्य या आन का मान। तो जो अपना अपना भाग्य रचना है, ये आपका नाटक विधा की नहीं है। यहाँ पे राजमुकुट, गरुड़ ध्वज और आन का मान जो है, ये नाटक विधा की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना कौन सी है? पहला ऑप्शन भूदान यज्ञ, भोर का तारा, सत्यार्थ प्रकाश या भरत भारती। तो ये जो सत्यार्थ प्रकाश है ना, ये स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। अगला क्वेश्चन, इसको तो सब लोग जानते होंगे, महके आंगन चहके द्वार किसकी रचना है? आपका कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की। ये वाला तो सब लोग जानते होंगे, महके आंगन चहके द्वार, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रचना है, हर साल पेपर पे आती है। ठीक है, अगला प्रोजी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित निबंध कौन सा है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित निबंध कौन सा है? तो वो है भाषा और आधुनिकता। ठीक है, तो इस टाइप से अगर बात करें तो खंड नंबर का पे आपका गद्य साहित्य से आपका 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि एक एक नंबर के होते हैं, 5 नंबर आपको उनसे मिलते हैं। ठीक है, तो अगर इन क्वेश्चंस को आप तैयार कर लेते हो तो आप मस्त नंबर लेके आओगे। ठीक है, आप देखते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन। यहाँ पे देख सकते हो दूसरे का पहला का नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। यहाँ पे देखो पहले नंबर क्वेश्चन पे गद्य साहित्य के थे, अब पद्य साहित्य के चालू। भारतेंद्र युग से संबंधित नहीं, बताओ कौन से भारतेंद्र युग से संबंधित नहीं है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो है, ये भारतेंद्र युग से संबंधित नहीं है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के नाम पर ही भारतेंद्र युग पड़ा, तो ये तो संबंधित है ही। बालकृष्ण भट्ट भी भारतेंद्र युग के लेखक और प्रताप नारायण मिश्र जी भी। ठीक है, तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है ये भारतेंद्र युग के लेखक नहीं है। अगला है राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन से हैं? ठीक है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फिर है धर्म के प्रति अनास्था तथा शोषक वर्ग के प्रति घृणा किस वाद की प्रमुख विशेषता है? वो है प्रगतिवाद। ठीक है, धर्म के प्रति अनास्था तथा शोषक वर्ग के प्रति घृणा किस वाद की प्रमुख विशेषता? प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषता है। फिर है चिदंबरा, चिदंबरा को भी सब लोग जानते हो, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ठीक है, चिदंबरा, युगांत, ये सब किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की। तो चिदंबरा के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। अभिनव मनुष्य, रामधारी सिंह दिनकर, ये भी आपको पता है। अभिनव मनुष्य काव्यांश के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो इस टाइप से 5 प्रश्न ये दूसरे नंबर पे थे आपके, का, खा, गा, घा और अंगा। ठीक है, तो ये दूसरे नंबर के प्रश्न है बहुविकल्पी वाले, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन आपको इस पेपर में मिलेंगे सभी महत्वपूर्ण, अगर आप इनको तैयार करते हो तो आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हो। आज शुरू करते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। ठीक है,
तीसरा प्रश्न है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला गद्यांश देख सकते हो, निंदा का उद्गम, और बात करें तो 10 नंबर का गद्यांश आता है पेपर में। 5 प्रश्न होते हैं 2-2 नंबर के, 5 दूना 10 नंबर आपको मिलते हैं। कह रहा है निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है, वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निष्कृष्ट हैं और वह उनसे अच्छा है। तो अगर आप इसे पढ़ो तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, यहाँ पे भी निंदा आया, एक यहाँ पे भी आपका कहीं पे निंदा आपका शब्द आया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो निंदा आया, तो निंदा से आप तुरंत समझ जाओ कि निंदा रस वाले चैप्टर का है, हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है, ठीक है। तो पहला प्रश्न इसका, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि निंदा रस से लिया है क्योंकि निंदा आपको मिल रहा है, ठीक है। और लेखक कौन हो जाएंगे, हरिशंकर परसाई। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जितने में आपको रेखा खींचिए, यहाँ से बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। जो जो कर्म क्षीण होता जाता है त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको क्या करना है, रेखांकित जितना भी रेखा जहां तक खींचिए वहां तक की आपको व्याख्या करनी है। फिर लेखक के अनुसार उत्पन्न निंदा को कैसे मारा जा सकता है, ठीक है। तो इसी ये वाला जो प्रश्न है इसको आपको इसी से ढूंढ के आपको इस प्रश्न का भी उत्तर देना, मतलब जितने प्रश्न होते हैं इन सभी का प्रश्न का उत्तर आपको यहीं से ढूंढना है, ठीक है। जैसे कहा गया लेखक के अनुसार उत्पन्न निंदा को कैसे मारा जा सकता है, तो आपको यहीं पे ढूंढना है कि निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है, ठीक है। कहा गया उत्पन्न निंदा को कैसे मारा जा सकता है, मनुष्य अपनी हीनता से दबता है, वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सबसे निष्कृष्ट है और सबसे अच्छा है, उनसे अहम को इससे तुष्टि होती है। बड़ी लकीर को यहाँ पे मतलब कहा गया कठिन कर्म ही ईर्ष्या द्वेष और उत्पन्न निंदा को मारता है। ये लास्ट वाली लाइन ही तो है, कठिन कर्म ही ईर्ष्या द्वेष और उनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। तो इस वाले का आंसर यही लास्ट वाली लाइन है, ठीक है। मतलब कि जितने भी यहाँ पे प्रश्न दिए जाते हैं वो सभी का उत्तर इसी गद्यांश पे आपको मिलना है। बस ये वाला जो है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम ये आपको पता होना चाहिए और आप पूरा कर सकते हो, 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगला है निष्कृष्ट और उद्गम शब्दों के अर्थ बताइए। निष्कृष्ट शब्द का अर्थ क्या है और उद्गम शब्द का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। फिर पांचवा है उपर्युक्त गद्यांश के लेखक ने किस शैली का प्रयोग किया, मतलब इसमें किस शैली का प्रयोग किया गया ये भी आपको बताना है। और एक बात करें कि यहाँ पे गद्यांश जो आते हैं पेपर में 2 गद्यांश आते हैं। पहला ये वाला है, बीच में अथवा लगा हुआ है, इसके बाद दूसरा गद्यांश भी होता है, उसको भी आप कर सकते हो, चाहे ये वाला कर लो या इधर साइड देखोगे आपको एक गद्यांश यहाँ पे भी दिया गया, आप ये वाला भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था, बहुतों को धन से और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा था, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का वह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी को उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे। मतलब ये किस चैप्टर का है, तो ये हमने लिख लिया था रॉबर्ट नर्सिंग होम, ठीक है। रॉबर्ट नर्सिंग होम चैप्टर का है आपका, रॉबर्ट नर्सिंग होम में, और इसके लेखक कौन है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। तो आपको बस यही पता करना होता है, मेन गद्यांश पे यही पता करना कि वो किस पाठ का और उसके लेखक कौन है, ठीक है। तो पहला प्रश्न देख सकते हो उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम, तो रॉबर्ट नर्सिंग होम में, और लेखक कौन है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। रेखांकित अंश की व्याख्या, कहां से रेखा खींची हुई देख सकते हो यहाँ पे, पर मानवता, यहाँ पर मानवता से नीचे तक रेखा खींची हुई, तो आपको इसकी व्याख्या करनी है, ठीक है। फिर लेखक ने समर्पण और प्राप्ति का कौन सा अद्भुत स्वरूप देखा, तो इसका आंसर भी आपको इसी पे पूरा जब पढ़ोगे तो आपको इसका उत्तर भी मिल जाएगा। फिर उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का क्या उद्देश्य नहीं था, मतलब आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें लेखक का उद्देश्य क्या है, क्यों, मतलब इसमें इन लाइनों में क्या उद्देश्य लेखक जो है वो क्या उद्देश्य बता रहा है, ठीक है। तो इसका उत्तर देना है। फिर अब प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस गद्य विधा का प्रयोग किया है, मतलब इसमें कौन सी गद्य विधा ऐसी है जिसका प्रयोग लेखक ने यहाँ पे किया है, तो ये आपको बताना है। तो इस टाइप से 5 प्रश्न के अगर आप उत्तर देते हो तो आपको 10 नंबर मिलते हैं। कितने नंबर मिलते हैं, 10 नंबर। चाहे ये वाला गद्यांश कर सकते हो या ये वाला गद्यांश कर सकते हो। और ये जान लो ये दोनों वायरल गद्यांश है जो कि हर साल पेपर में आते हैं, तो आपको इनको तैयार भी कर लेना है। एक ये वाला गद्यांश था और एक ये वाला, तो दोनों गद्यांश को आपको तैयार भी कर लेना है, ठीक है। आप बात करते हैं चौथा नंबर प्रश्न कौन सा है आपका, ठीक है। चौथे नंबर प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे दिए गए पद्यांश पर आधारित, पद्यांश वाला प्रश्न है, दिए गए पद्यांश पर आधारित आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें है मुझे फूल मत मारो होकर मधु के मीत मदन, पटु तुम कटु गरल न गारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, नहीं भोगिनी या मैं कोई सो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु या हर नेत्र निहारो। तो मतलब ये गीत वाले चैप्टर का, किसका, गीत चैप्टर का है, और मैथिली शरण गुप्त जी ने इसे लिखा है। किसने लिखा है, गीत चैप्टर का है और मैथिली शरण गुप्त, जो मैथिली शरण गुप्त ने गीत वाला लिखा है ना, गीत, उसी से लिया गया है। तो सबसे पहले आपको लेखक का नाम, और आप देखो इसमें तो कवि, पद्यांश पे कवि का नाम और उसके जो काव्य का नाम है या पाठ का नाम वो पता होना चाहिए। ये वाला प्रश्न भी 10 नंबर का ही आता है, देख सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ पे 5 प्रश्न है। पहला, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, अर्थात उस पर आपको पाठ का नाम लिखना होगा, गीत से लिया गया है, और कवि का नाम लिखना होगा, कौन, मैथिली शरण गुप्त। तो ये आपको ये पहले प्रश्न का उत्तर तो यहीं से आएगा। पाठ का नाम और कवि का नाम यार आप लोग सबके याद कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मतलब जितने में नीचे रेखा खींची हुई है इसकी आपको व्याख्या करके दिखानी है, ठीक है। फिर है प्रस्तुत पद्यांश में उर्मिला ने अपने सिंदूर बिंदु को किसके समान बताया, ये आपको बताना कि यहाँ पे आप जब पढ़ोगे इसका अर्थ जब आप निकालोगे तो आपको पता चलेगा पद्यांश में उर्मिला ने अपने सिंदूर बिंदु को किसके समान बताया है, ठीक है। फिर कहा गया होकर मधु के मीत मदन, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा है होकर मधु के मीत मदन इन लाइनों में, तो वहां पे पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताइए, ठीक है। मतलब इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है आपको ये बताना है। फिर आपका 5वां प्रश्न है, मैं अबला बाल वियोगिनी कुछ तो दया विचारो में कौन सा रस प्रयुक्त किया गया है, इसमें कौन सा रस प्रयुक्त किया गया ये भी आपको बताना है। तो देखो अगर बात करें इसके उत्तर की, तो आप उत्तर आप क्वेश्चन बैंक पे भी हिंदी की देख सकते हो इनके, और नहीं तो हम आपका आगे जब ये वाला आपका वीडियो होगा फिर उसके बाद जो महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश वाले जब पढ़ाएंगे तो आपको इन सबको करा भी देंगे उत्तर, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब कर लो, जैसे ही इन सबको कराएंगे तो आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और देख सकते हो ये वाला पद्यांश कर सकते हो, या बीच में यहाँ पे अथवा लगा हुआ है, इसमें भी 2 पद्यांश दिए जाते हैं पेपर में। यहाँ पे देख सकते हो दूसरा पद्यांश, ये भी गीत से ही लिया गया है, जयशंकर प्रसाद का गीत है ये, ठीक है। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, ठीक है। ये भी गीत है जयशंकर प्रसाद जी का ही, वो वाला गीत मैथिली शरण गुप्त का था, ये गीत जयशंकर प्रसाद जी का है। तो जब आप पढ़ोगे अच्छे से ना अपनी बुक पे, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन से चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। इसमें भी वही है, उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक एवं कवि का नाम, तो शीर्षक कौन है, गीत, और कवि का नाम जयशंकर प्रसाद। रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश इतने में अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, तो इसकी आपको व्याख्या करनी है, ठीक है। फिर आकाश रूपी पनघट पर कौन तारा रूपी घड़े को डुबो रहा है, आकाश रूपी पनघट पे कौन तारा रूपी आपका घड़े को डुबो रहा है ये बताना है। फिर है खग कुल 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 सा बोल रहा, पंक्ति में कौन सा अलंकार, बार बार कुल 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 आ रहा है, मतलब अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। फिर है प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस का उल्लेख कीजिए, मतलब इस पद्यांश में कौन सा रस है उस रस को आपको बताना है। तो इस टाइप से 5 प्रश्न है, 5 प्रश्न हल करते हो 10 नंबर आपको मिलेंगे। दोनों आपके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पद्यांश है। ये वाला जो गीत वाला है किसका, जयशंकर प्रसाद का, उधर जो था आपका कौन सा गीत, मैथिली शरण गुप्त का, दोनों गीत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको इसको भी दोनों को पद्यांश को एकदम तैयार ही कर लेना है, ठीक है। तो इनके आंसर आपको बता रहे हैं, या तो क्वेश्चन बैंक से देख सकते हो, या आपका बहुत ही जल्द हम इनके पद्यांश के उत्तर भी कराएंगे आपको। तो आप देखो 5वें का नंबर, 4थे नंबर तक प्रश्न हो गया। अब 5वें पे ये देख सकते हो, ये वायरल आपके जितने भी जीवन परिचय यहाँ पे वायरल जीवन परिचय, इनको तैयार कर लेते हो तो आपके पेपर में फंसेंगे जरूर। देख सकते हो 5वें का नंबर, निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हो उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। पहला, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर प्रसाद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तीनों वायरल है, ये आपके पूछे जा चुके हैं पेपर पे, ठीक है। 5 नंबर का है, और अगर इनके जीवन परिचय के उत्तर देखना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन पे हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पे जाके आप देख सकते हो, इनके सबके हमने कराए हुए हैं, ठीक है। खा नंबर पे देख सकते हो, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हो उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। मतलब देखो इसमें जो लेखक 3 दिए ना, 3 में से एक ही लेखक का करना होता है जिससे 5 नंबर मिलते हैं। इसी प्रकार से 3 कवियों में से किसी एक कवि का करो जिससे 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लेखक में से किसी एक लेखक करो, यहाँ पे 3 कवियों में से किसी एक कवि का करो, तब आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो इनका जीवन परिचय हमने एकदम ट्रिक से निकालना बताया, कैसे आप बना के पेपर में लिख सकते हो जिससे आपको पूरे नंबर मिले। तो हमने बहुत ही आसान तरीके से बताया हुआ है जीवन परिचय लिखना, तो आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हो, हिंदी वाली प्लेलिस्ट पे आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। आप बात करते हैं बहादुर, देखो 6वां प्रश्न क्या आता है, बहादुर अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य को अपने शब्दों में लिखे, अधिकतम शब्द सीमा 5, ठीक है। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, 5 नंबर का तो है, ठीक है। बहादुर अथवा लाठी कहानी का उद्देश्य आपको अपने शब्दों में बताना है, अधिकतम शब्द सीमा आपकी 80 शब्द है, 5 नंबर का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट। बहादुर कहानी तो आती बहादुर पंचलाइट, ठीक है, तो इनको तो आपको तैयारी कर लेना है। फिर बीच में अथवा लगा हुआ है, ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए, मतलब चाहे ऊपर वाला प्रश्न कर लो या ध्रुव यात्रा कहानी वाला कर लो, दोनों में से एक ही करना, 5 नंबर आपको मिलेंगे। अब इसके बाद बारी आ जाती खंड काव्य की। खंड काव्य जो भी आपके स्कूल में पढ़ाया गया हो वही आपको लिखना होता है। देखो स्वपठित खंड काव्य के आधार पर, स्वपठित मतलब जो आपने पढ़ा हो, जो आपके कॉलेज या स्कूल में पढ़ाया गया हो उसी को आपको लिखना है।
ठीक है, 100 पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दे, किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दे। अगर आपको मुक्ति यज्ञ पढ़ाया गया तो आप ये वाला प्रश्न कर सकते हो, ठीक है, चाहे ये कर लो, बीच में अथवा लगा, नीचे वाला कर लो, दोनों में से एक ही करना। अगर सत्य की जीत पढ़ाया गया तो सत्य की जीत पे ऊपर वाला प्रश्न कर सकते हो, या बीच में अथवा लगा, नीचे वाला। रश्मिरथी पढ़ाया गया तो रश्मिरथी खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डाल सकते हो, या अथवा रश्मिरथी के तृतीय सर्ग के आधार पर कृष्ण और कर्ण के वार्तालाप का सारांश लिख सकते हो, दोनों में करना एक ही। फिर चौथे की बात करें, आलोक वृत्त खंड काव्य, ठीक है, अगर आलोक वृत्त पढ़ाया गया तो इसका वाला प्रश्न हल कर सकते हो, मतलब करना एक ही खंड काव्य, एक खंड काव्य का एक प्रश्न करना, चाहे अगर आलोक वृत्त कर रहे हो तो चाहे ऊपर वाला कर लो या अथवा वाला कर, नीचे वाला कर लो, करना एक ही, ठीक है। फिर त्यागपति अगर पढ़ाया गया त्यागपति कर सकते हो, श्रवण कुमार दिया गया, ठीक है। तो जो भी खंड काव्य पढ़ाया गया हो वो आपको करना है, ये तो फिक्स ही होता है, खंड काव्य आना ही आना है, कहानी एक आनी आनी, ठीक है। तो इनको तो आपको मस्त तरीके से तैयार ही कर लेना है। अब आ जाते हैं खंड नंबर खा पे, जहां पे आपको संस्कृत के दिए गए हैं, ठीक है। अब आपकी बारी है संस्कृत के। देखो खंड नंबर खा, यहाँ पे आपको संस्कृत के 2 गद्यांश दिए जाते हैं और 2 पद्यांश दिए जाते हैं, दोनों में से एक ही करना होता है, जिससे 7 नंबर मिलते हैं। देख सकते हो दोनों बहुत ज्यादा वायरल गद्यांश यहाँ पे कह रहा है 8वें का दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। वायरल गद्यांश का ये समझ सकते हो, मतलब हर साल पेपर में आते हैं, इसलिए वायरल कह रहे हैं, ठीक है, मतलब हर साल आते हैं, इस बार के लिए भी बोर्ड, इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो पहला गद्यांश है मैत्रेयी उवाच यदीयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किम तेनाह मृतम श्यामिति, मतलब ये वाला आपका पूरा गद्यांश दिया गया, इसमें आपको क्या करना है, संदर्भ लिखना है और इसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो ये वाला जो आपका आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ चैप्टर का है, तो उसी पे आपका ये वाला था शायद, है ना, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ वाले में, तो उस पे ही आपको देखो आपको क्या लिखना है, प्रस्तुत आपका गद्यांश जो है संस्कृत खंड के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पाठ से लिया गया है, फिर उसके बाद इसका अनुवाद पूरा कर देना, या बीच में अथवा लगा नीचे वाला कर सकते हो। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यासा कवि कुलगुरु कालिदास अन्य च भास भारवी भवभूत्यादयो महाकव्या स्वकीय ग्रंथ रत्न अद्यापि पाठ का नाम हृदय विराजन्ते, ठीक है। तो ये वाला कर सकते हो, चाहे इस ये वाला कर लो, चाहे ये वाला। नीचे वाला आपका सुभाषित रत्नानी वाले का था, नहीं, संस्कृत भाषायां महत्वम वाला था ना, ये संस्कृत भाषायां महत्वम का है, और ऊपर वाला किसका था, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ का। तो दोनों में एक ही करना, चाहे जो कर लो, 7 नंबर आपको मिलेंगे, दोनों मस्त वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको तैयार जरूर कर लेने। अब आगे देखते हैं, आप संस्कृत के श्लोक आपसे पूछे जाते हैं 7 नंबर पे, भी 2 श्लोक होते, 2 में एक करना होता है। खा नंबर पे पहला है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में तज्ज्ञानाय दानाय चा रक्षणाय, ठीक है। चाहे ये वाला कर सकते हो, ये वाला आपका किस चैप्टर का था, ये सुभाषित रत्नानी चैप्टर का है, अथवा जयंती ते महाभागा जनसेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्ति ये शाम कीर्ति तनोकृचित, ये वाला आपका महामना मालवीय वाले का है, और ये ऊपर वाला किसका था, सुभाषित रत्नानी का। दोनों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कर दो, 7 नंबर आपको इससे भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो सभी महत्वपूर्ण इस पेपर पे हैं, तो आप देख सकते हो, ठीक है। अगला है 9वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में किसी एक कार्य से लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। मतलब आपको इन सभी में जैसे 4 दिए गए, टेढ़ी खीर होना, बालू से तेल निकालना, बालू से तेल निकालना, घी का लड्डू ढेला टेढ़ा वाला, समरथ को नहीं दोष गुसाई, तो इन चारों में से किसी एक लोकोक्ति का अर्थ लिखो और उसका वाक्य प्रयोग करो। आप जैसे पहला वाला लिख सकते हो, जैसे टेढ़ी खीर होना, टेढ़ी खीर का मतलब ये जैसे कठिन काम होना, ठीक है, कठिन काम होना इसका अर्थ हो जाएगा, और आपका वाक्य प्रयोग आप कर सकते हो, मतलब एक वाक्य आपको उसी पे लिखना है टेढ़ी खीर होना का, ठीक है। तो इस टाइप से आप लिख सकते हो, 2 नंबर आपको मिलेंगे। फिर 10वां प्रश्न है अपठित गद्यांश। अपठित मतलब आपने इसे पढ़ा नहीं है, या आपको गद्यांश दिया जा रहा है। अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए, 5 नंबर का है। आपको मतलब इस पूरे गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है, और इन तीनों, ये जो 3 प्रश्न दिए गए, इन तीनों के उत्तर आपको इसी गद्यांश पे मिलेंगे, ठीक है। जैसे मंगल की सतह पर चट्टानों में किस तत्व की प्रधानता है, तो आपको यहीं से पूरा पढ़ना है इसको, और इसका उत्तर यहीं से ढूंढ के निकालना है। मतलब इन तीनों प्रश्नों के उत्तर छिपे इसी में, आपको ढूंढना, अपनी भाषा में लिखना है, 5 नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार से अगर नीचे आ जाए तो अथवा लगा हुआ है, चाहे ऊपर वाला गद्यांश कर सकते हो, ठीक है, या नीचे वाला गद्यांश भी कर सकते हो, दोनों में करना एक ही। पहले मैं आपको अपनी सबसे बड़ी विशेषता बताता चलूँ इस टाइप से, ठीक है। 3 प्रश्न यहाँ पे भी है, इनके भी उत्तर आपको इसी से ढूंढने, 5 नंबर मिलेंगे, चाहे नीचे वाला करो चाहे ऊपर वाला, ठीक है, करना एक ही। तो इस टाइप से 10वां प्रश्न भी हो जाता है। आप देखो 11वां प्रश्न, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा था पूरा पेपर देखोगे तो आपका ही फायदा है, आप लोगों के नंबर ही अच्छे आएंगे, ठीक है। तो आप बात करते हैं 11वां नंबर प्रश्न, 11 का कह रहा है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। 1 नंबर का प्रश्न है अघ और अध का। तो अघ अध मतलब इसका ये मतलब है कि आपको इनके क्या करने हैं,
आग और आग, ठीक है। आग और आग में क्या करना, आग का क्या मतलब होगा अचल और आग का क्या मतलब होगा पाप। मतलब 4 उत्तर हैं, 4 में जो सही हो वो बताना। ये देखो आग का होता है अचल, आग का होता है पाप, ठीक है। तो इस टाइप से आपको करना होता है। फिर है पयोद या पयोधी। पयोद का क्या मतलब होता है, पयोद का मतलब होता है बादल, पयोधी का मतलब होता है समुद्र। मतलब इस टाइप से दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ आपको करने हैं, ठीक है। तो जो सही उत्तर हो वही आपको करना है यहाँ पे। तो ये एक एक नंबर के हैं, 1 नंबर का ये, 1 नंबर के 2 नंबर इससे, ठीक है। फिर यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों में किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। मतलब एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखने, जैसे कर्ण, कर्ण के 2 अर्थ लिखो, ठीक है। चाहे कर्ण के लिख दो या सारंग के लिख दो या श्रुति के, तीनों शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखो, जिससे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका भी लिख सकते हो। फिर गा नंबर है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द चयन करके लिखिए। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाले को कहते हैं मर्मज्ञ। जो किसी बात का गूढ़ रहस्य जानता है उसका एक शब्द क्या हो जाएगा, मर्मज्ञ। मतलब ये आपको दिया गया वाक्यांश, उसका एक शब्द चयन करके लिखना है, तो वो है मर्मज्ञ। फिर है जिसे समझना कठिन हो उसे कहते हैं दुस्तर। जिसे समझना कठिन हो उसे कहते हैं दुस्तर, ठीक है। तो इससे भी आपको 1 नंबर मिलेगा, ऊपर वाले से भी 1 नंबर। आप नीचे निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मतलब यहाँ पे 4 वाक्य दिए गए, चारों गलत लिखे हुए हैं, इनमें क्या गलती है उसको सही करके आपको लिखना है, ठीक है। कितने 2 वाक्य सही करने हैं, जिससे 1 2 नंबर मिलेंगे आपको इससे, ठीक है। फिर अब 12 नंबर प्रश्न, इसमें आपको रस छंद अलंकार पूछा गया है। देखो का नंबर है वियोग या विप्रलम्ब श्रृंगार रस अथवा करुण रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखे। मतलब वियोग श्रृंगार रस अथवा करुण रस, इसका आपको क्या करना, उदाहरण और स्पष्टीकरण देते हुए परिभाषा देनी है। फिर खा नंबर है श्लेष अलंकार अथवा संदेह अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखे, 2 नंबर। दोहा छंद अथवा कुंडलीय छंद का लक्षण सहित उदाहरण लिखो, 2 नंबर। मतलब 2 नंबर के रस छंद अलंकार, ये तो कंफर्म ही होता है, आना ही आना है। तो इसको आपको तैयार कर लेना, देख सकते हो कौन से पेपर में पूछे गए, तो इनको जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। आप देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। आप देखो 13 नंबर प्रश्न क्या है, ये आपका मतलब पत्र लिखने वाला है। परीक्षा के समय बिजली कटौती न करने के लिए अपने जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखे, 6 नंबर का है। आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। तो 6 नंबर के इस टाइप से पत्र पूछा जाता है। अथवा आप भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिख सकते हो। इन दोनों में आपको पत्र एक ही लिखना है। कैसे लिखना है वो हमने आपको सिखाया हुआ है, ट्रिक से सिखाया हुआ है पूरा। तो आप वीडियो जाके देख सकते हो, बता रहे हैं चैनल पे हिंदी की प्लेलिस्ट है, उस पर आप जाके देखोगे तो आपको मिल जाएंगे वाले पत्र, ठीक है। तो इन पत्र को आपको तैयार जरूर करना है, 6 नंबर पे पूछा जाता है, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक ही पत्र को आपको लिखना है। फिर 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। 9 नंबर का प्रश्न ये वाला आपका, अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम, प्रजातंत्र में विपक्ष की भूमिका, भारत के आर्थिक विकास में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का योगदान या हमारी सामाजिक प्रमुख समस्याएं और उनका समाधान। तो आपको 9 नंबर मिलेंगे। इन चारों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना अपनी भाषा शैली पे, ठीक है। तो इस टाइप से ये आपका पेपर था हिंदी का। तो देखो यार एक चीज जान लो, अगर आपको हिंदी के पेपर में अच्छे नंबर लाने ना, तो जो पेपर बताया इसके प्रश्न आपके जरूरी नहीं पूरा सेम पेपर आ जाए, लेकिन आपके प्रश्न फंसेंगे। इससे आपको पूरा पैटर्न पता चलेगा कैसे प्रश्न पेपर में आते हैं और कैसे आप तैयारी करोगे। तो इस पेपर को देखने से आपको यही पता चलेगा कि आपको कैसे अपनी तैयारी करनी हिंदी की। और अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मस्त तैयारी हो रही है चैनल पे आपके, ठीक है। और इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बैंक पे हैं आपके, ठीक है, उनको भी तैयार करो और हम भी हिंदी की तैयारी कराएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आप लोग जुड़ जाओ। मतलब सारे सब्जेक्ट की तैयारी हो रही, क्लास 12 हिंदी और फिजिक्स केमिस्ट्री सारे सब्जेक्ट की, तो मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे।